स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले केसी त्यागी जी हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन से उनकी क्या शिकायतें हैं, क्यों अभी भी बहुत देर होती हुई दिखाई दे रही है चीजों को सिमटते हुए इंडिया गठबंधन के अंदर। हमने बिहार की भी बात की उनके साथ, और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि आप देखें तो यही 3-4 राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां पर गठबंधन को अपनी सारी ताकत लगानी है। नरेंद्र मोदी को अगर रोकना है तो इसमें बिहार है, इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें बंगाल है और महाराष्ट्र है। और अगर यही 4 राज्य अगर विपक्ष ठीक से लड़ जाता है तो बीजेपी को एक ठीक ठाक चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी अलायंस शेयरिंग के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। पहले अपने अंदरूनी बैठकें हुई अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ, और अब वो अपने सहयोगी दलों से मिल रहे हैं। बिहार को लेकर वो बात कर चुके हैं जिसमें आरजेडी और जेडीयू के नेता शामिल थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी से बात की है, दिल्ली और गुजरात के ऊपर उन्होंने ऑफर किया है कि वो कितनी सीटें दे सकते हैं। और आज उनका जो मंथन होना है वो महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर होना है, जिसमें शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी के नेता आज दिल्ली में इस अलायंस के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत से पहले उद्धव गुट ने एक नया पेच फंसा दिया है। उद्धव गुट ने अपने लिए सीधे 23 सीटों की दरकार कर दी है। शिवसेना का यह तर्क है कि वो पिछले चुनाव में 23 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए 23 सीटों पर ही उसकी दावेदारी बनती है। बैठक में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत शामिल हो रहे हैं। एनसीपी की तरफ से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मौजूद रहेंगी, और महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नाना पटोले के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण करेंगे। और संजय राउत ने क्या कहा इस बैठक से पहले वो देखिए आप। शिवसेना और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है, और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आप लोग की मुलाकात होनी है, शरद पवार की, और इसमें नहीं, पहले आज जो प्रिलिमिनरी चर्चा है वो पूरी होने दीजिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे। जो बात संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, तो झगड़े की शुरुआत करने वाले तो वो खुद ही थे जब उन्होंने कहा कि 23 सीटें हम लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। फिर उनके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच जो वाक युद्ध चला था पिछले दिनों, वो तो आप सबको मालूम ही है। बाकी कितनी सच्चाई है उनके इस कथन में कि कोई झगड़ा नहीं है, समीर जी बता देंगे। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तो झगड़ा ही झगड़ा है इनके बीच सीटों के बीच के लेके। अच्छा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बंबई की 6 सीटें हम लोकसभा लड़ेंगे, 6 सीटें पे ना हम राष्ट्रवादी कांग्रेस को देंगे न कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस का कहना है कि आप 3 लोकसभा चुनाव लड़ते थे, 3 पे बीजेपी लड़ती थी, जिन 3 पे बीजेपी लड़ती थी वो हम और राष्ट्रवादी कांग्रेस बांट लेंगे, आप हमें 3 सीटों पे दे दीजिए। उसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे इस पर भी तैयार नहीं है कि बंबई और आसपास की सीटों पर वह राष्ट्रवादी कांग्रेस को सीट दे। वह कह रहे ठाणे भी हम लड़ेंगे, कल्याण भी हमको चाहिए, पूना सीट में हमारा संगठन है, पूना भी हम लेंगे, नासिक भी हमको चाहिए। उद्धव ठाकरे का सीधा सीधा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से कहना है कि आप विदर्भ में लड़िए। शरद पवार से कहते हैं कि आप अपने पश्चिम महाराष्ट्र में लड़िए। मेन मध्य मुंबई और मुंबई का जो एरिया है वह शिवसेना का गढ़ है, तो वहां की लोकसभा सीटें हमें दीजिए। मुझे लग रहा है इनके बीच इसी चीज को लेकर के झगड़ा हो रहा है। अभी आज औरंगाबाद का भी नया झगड़ा खड़ा हो गया है। औरंगाबाद से एआईएम का सांसद है, वहां से सांसद है। लास्ट टाइम वहां से शिवसेना के हर्षवर्धन जाधव बगावत करके लड़ गए थे, जिसके कारण शिवसेना कैंडिडेट हार गया था। कांग्रेस दावा ठोक रही है औरंगाबाद सीट पे कि औरंगाबाद हमको सीट चाहिए। मुझे लग रहा है 48 सीटों के अंदर सिर्फ यह झगड़ा नहीं है कि 23 सीटें शिवसेना चाह रही है और 18 सीटें कांग्रेस चाह रही है और 5 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस को देंगे। कौन सी सीटें कौन लड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। आज मिलिंद देवड़ा का बयान भी आ गया है कि मुंबई दक्षिण सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो दक्षिण सीट शिवसेना को छोड़ना पड़ेगी, जहां से भी शिवसेना के सांसद है। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा परेशानी इनके बीच में सीटों के चयन को लेकर होगा। सीट बात का इश्यू होगा। मुझे लगता है इसी बातचीत के लिए लोग दिल्ली में आए हुए। कांग्रेस भी ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो जीती हुई सीटें उसके ऊपर जिद ना करे, उसमें से कई सीटें कांग्रेस के लिए छोड़े और कई हारी हुई सीटों के ऊपर चले जाए।
उद्धव ठाकरे को इस बात का डर है कि अगर दूसरी सीट पर जाएंगे तो उनका संगठन नहीं, वो हारेंगे, इसलिए वो 18 सीट पकड़ कर रहना चाहते हैं कि मैं इन 18 सीटों पे लड़ूंगा, बाकी सीटों पे आप लड़ो जीती हुई सीट पे। कांग्रेस उस पर किसी भी स्थिति में तैयार नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा आधार है बंबई के अंदर भी है, कई लंबे समय से वो चुनाव लड़ते रहे वहां पर। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चुनौती इनके बीच होने वाली, मुझे लग रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इनके बीच जो उद्धव ठाकरे की परिस्थिति है वो नीतीश कुमार वाली ही है। ये अपने सहयोगियों को आज वो अब ताकत पेश कर रहे हैं उनके सामने सीटें मांगने के लिए जो इनको मिली थी जब वो भाजपा के साथ थे। बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस में जो सीटें लड़े और जीते, उतना नंबर इनको आज जो उनके पास है वही दिखा करके वो चाहते हैं कि वो सीटें उनको मिल जाएं। लेकिन हकीकत तो वो भी जानते हैं कि इस वक्त धरातल पर किसकी कितनी ताकत होगी। और कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे से समझ रही है कि अब तो शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है और ये भी तो इसको कोई तय नहीं कर सकता कि जनता का जनाधार जो है वो ज्यादा किसके पास जाएगा, एक नाथ शिंदे के पास रहेगा या उद्धव ठाकरे के पास रहेगा। लेकिन ताकत वैसी नहीं रह गई जैसी पहले थी। फिर भी उनका ये आग्रह जो है, अब देखिए आगे क्या होता है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है ये दुराग्रह ज्यादा है। और जो आपने कहा ना कि वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ताकत बनी थी, और उस वक्त भी अगर आप देखें तो 26-27% मत भारतीय जनता पार्टी का था। तो ठीक है, उन्होंने समझौता कर लिया, दोनों ने बांट लिया, तो उस वक्त 23 सीटें उनके हिस्से में आ गई, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ गई। लेकिन अगर आज की तारीख देखें तो एनसीपी और शिवसेना वर्टिकल डिवीजन हुआ है, और उस वर्टिकल डिवीजन में इनके पास बहुत कम बचा है। अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन के लिहाज से मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। शिवसेना और एनसीपी का आधार बहुत छोटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब मुंबई पूरी उनकी नहीं रही, और मुंबई दक्षिण अगर शिवसेना जीती है तो वो सीट कांग्रेस मांगे तो वो गलत कर रही। मिलिंद देवड़ा भले पहले जीतते रहे, लेकिन अभी तो अरविंद सावंत जीते हैं। लेकिन उसके अलावा किसी भी सीट पर कोई दावेदारी उस तरह की ऐसी बनेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस पूरे कोंकण की बेल्ट में, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर, मराठी माणूस के तौर पर बाला साहब ने जो शिवसेना बनाई थी, उसका जो प्रभाव था वो भी क्षीण हुआ है। जो ठाणे कल्याण की बात करते हैं, जिसको हम ठाणे कल्याण भाईंदर, ये पूरा जो इलाका है इसकी बात करते हैं, जो विरार वसई मीरा रोड इस सब की, वहां भी जो स्थिति है वो शिवसेना आप जाएंगे तो जो एक नाथ शिंदे के साथ है उसकी ताकत ज्यादा बड़ी दिखती है। और इसी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझदारी से सीटों का बंटवारा करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो कि इनके बंटवारे के चक्कर में जो बिग ब्रदर है ना, जिसको एक नाथ शिंदे ने जब गुवाहाटी में थे तो एक उनका वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे ऊपर बिग ब्रदर का हाथ है। तो वो जो बिग ब्रदर वाला हाथ है, जरा उससे डर कर, जिसके डर से गठजोड़ कर रहे हैं, उसका डर के समझ के साथ समझौता करें। वो वाला अहंकार छोड़ें कि नहीं शिवसेना इतने पर लड़ती थी, कांग्रेस इतने पर लड़ती थी और एनसीपी इतने पर लड़ती थी। वो स्थितियां हैं नहीं। इसमें अहंकार से ज्यादा मुझे तो कभी कभी जो है एक शायद स्ट्रेटेजी और एक चालाकी नजर आती है। जिस तरीके से संजय राउत ने यह कहा कि हम राज्य के नेताओं की बात पर हम कमेंट नहीं करेंगे कांग्रेस के, हम उनके शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, तो वो नहीं बात करना चाहते। यहां पर संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं, नाना पटोले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सीधे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं। हकीकत वो भी समझते हैं कि जो हमारी है वो क्या है, और कांग्रेस भी जानती है। तो शायद कोशिश यही है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे इनको शायद ज्यादा कन्विंस करना आसान होगा। वो भी आसान नहीं होगा। देखिए, जैसे कि सारे लोग ही बोल रहे थे कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। प्रॉब्लम शुरू हुई है जो वर्टिकल डिवीजन हो गए हैं, जो शिवसेना में डिवीजन हो गया, जो एनसीपी में डिवीजन हो गया। अब कोंकण का इलाका जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा आधार है, मुंबई के इलाके, ठाणे के इलाके, ये सारे, इसमें बहुत बड़ा आधार बीजेपी और शिवसेना का है। यहाँ से मैक्सिमम, और ये सबसे बड़ा इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में आती हैं। तो ऐसे में वहाँ पे इस वर्टिकल डिवीजन के बाद शिवसेना की ताकत कितनी रह जाती है? शिवसेना ज़्यादातर सीटें यहीं लड़ना चाहती है, तो कितनी ताकत रह जाती है जब वहाँ पे एक नाथ शिंदे गुट जो है वो भी ताकत लगा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात कर लें और या फिर मराठवाड़ा की बात कर लें, जहाँ पे एनसीपी का जोर है। एनसीपी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मराठा वोट है, ये ऐसे जैसे वेस्टर्न हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये वो शुगर बेल्ट है और वो वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज और इन सब में जो शरद पवार है उनके बहुत जोर है। तो अगर इस इलाके की बात कर लें तो शरद पवार की ज़्यादातर सीटें यहाँ से आती हैं। तो इसमें शरद पवार का जो डिवीज़न हुआ है उनकी तो अपने जो गढ़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी जो वो इसके चुनाव हुए थे 2000 नवंबर में ही चुनाव हुए थे इसके हमारे क्या बोलते हैं
जो स्थानीय चुनाव हुए थे वहाँ पर, उसमें अगर हम देखेंगे ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी ने लगातार अच्छी सीटें और बहुत सारी सीटें, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सीटें ज़्यादा हैं। तो अगर हम उस तरह से इसको एनालाइज करेंगे तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इनको अपनी जो ताकत है उसका अंदाज़ा नहीं है। अपनी ताकत का अंदाज़ा होगा तो इतनी सारी सीटें ये लोग नहीं मांगेंगे। नहीं तो ये बात तो सही, मतलब फिर लगती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, दावा उसका बड़ा है ज्यादातर सीटों पर, सहयोगी अपनी अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करें। अब शरद पवार जी को लेकर ये कुछ स्थिति क्लियर हुई है अभी तक या नहीं हुई है? अभी तो अजीत पवार जी का स्टेटमेंट है कि लोग 84 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। और कल क्या है कि नाना पटोले ने तो सिर्फ कहा है कि शरद पवार पिछली बार 4 सीटें जो जीते थे, शरद पवार को वही सीटें देना चाहिए, क्योंकि बाकी सीटें जो है कि जहाँ शुगर लॉबी बहुत मजबूत है, जिसके दम पर शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति करते थे, वो सारे बड़े नेता, वो सारे शुगर प्रमुख जो है वहाँ के, वो अजीत पवार के साथ चले गए। तो अब शरद पवार के पास पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत नहीं बची है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार भी इस बात को अब जानते हैं कि उनके पास जो मजबूत आधार था वो पूरा अजीत पवार ले जा चुके हैं। तो शरद पवार मुझे लगता है कि 5 से 7 सीटों के ऊपर नहीं मान जाएंगे, 5 से 7 सीटों को देंगे, उसके ऊपर मान जाएंगे। इससे ज्यादा उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। शरद पवार के साथ प्रॉब्लम ही हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि शरद पवार के साथ बहुत बड़ी सीटों का समस्या नहीं है। सबसे बड़ा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन का जो समस्या आएगी वो कांग्रेस और शिवसेना के बीच आने वाली है, क्योंकि शिवसेना यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका बड़ा वोट बैंक चला गया है, टूट चुकी है, उसके अंदर कमजोरी आ चुकी है, वो यह मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना अभी भी मानती है कि मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में हम और कोंकण ग्राम में हम अभी भी मजबूत है, शिवसैनिक हमें वोट देंगे। और कांग्रेस का कहना है कि यहां पर भी हमारा आधार मजबूत रहा है, तो अब शिवसेना वो जिद ना करे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए। दर्शकों की थोड़ी सुविधा के लिए, महाराष्ट्र के बहुत से दर्शक तो समझते ही हैं, लेकिन जो बाहर के दर्शक खासतौर पर, ये जो तीनों सहयोगी दल हैं, क्या इनका पूरे प्रदेश के अंदर जनाधार है, प्रभाव है, या ये कुछ पॉकेट्स में प्ले करने वाली पार्टियां हैं? देखिए, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रभाव है। कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बीच का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी 48 सीटों के अंदर प्रभाव रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा बटी हुई रही, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में हमेशा बटी रही। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोशिश नहीं की वो शिवसेना से अलग करके चुनाव लड़े, तो शिवसेना को जो हिस्सा दे दिया वो शिवसेना का हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस जब बनी 1999 में शरद पवार ने बनाई, तो कांग्रेस से गठबंधन किया, तो कांग्रेस ने कुछ सीटें उनको दे दी। तो ये आपस के अंदर इनके 25 साल के अंदर आपस में इनके पास सहमति थी कि कौन सीट से कौन लड़ेगा। तो वहां के कार्यकर्ता भी इस बात को जानते थे कि हमारी सीट से शिवसेना लड़ेगा, कांग्रेस वाला जानता था कि हमारी सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस का लड़ेगा। तो और शरद पवार चूंकि पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, बारामती से आते हैं, तो वहां उनका फोकस ज्यादा रहा, तो उन्होंने वहां पर अपना कब्जा किया, तो वो उनके पास मजबूत रहा। शिवसेना के पास बंबई, चूंकि बीएमसी उनके पास था, बंबई की लोकल स्थानीय शिवसैनिक जो रहे मजबूत रहे, तो शिवसेना और कोंकण, नारायण राणे के कारण शिवसेना कोंकण के अंदर, बंबई के कारण शिवसेना मजबूत रही। विदर्भ के अंदर मुंबई और कोंकण शिवसेना के पास आधार मजबूत रहा, शिवसेना का आधार हमेशा मजबूत रहा है वहां पर। बीएमसी के कारण, टीएमसी के कारण, पीएमसी के कारण, कॉर्पोरेशन भी उनके पास रही है, शिवसैनिक वहां बहुत ज्यादा मजबूत रहे, इसलिए शिवसेना का मजबूत आधार माना जाता रहा। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को वहां पर पूरा स्पेस दिया। इसके बाद कांग्रेस विदर्भ में ज्यादा मजबूत रही है, मराठवाड़ा के कुछ एरिया में मजबूत रही है। वहां से देशमुख आते थे, विलासराव देशमुख, जिनकी डेथ हो गई। फिर नांदेड़ से अशोक चौहान आते हैं। विदर्भ से कांग्रेस से कई बड़ा नेता आते रहे, तो विदर्भ कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस इस हिस्से में ज्यादा मजबूत रही। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जब पार्टियां ऐसी टूट चुकी है कि अब सब एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर सीटों की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अगर बिना एकनाथ शिंदे के और बिना अजित पवार के लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अकेली 48 सीटों में से 27 से 28 सीटें जीतने की ताकत रखती है आज की तारीख के अंदर। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि वो 4,000 सीटों पर खुद लड़े महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि एकनाथ शिंदे को सीट देने पर यह कोई जरूरी नहीं कि एकनाथ शिंदे का जो वोटर टूटकर पार्टी टूटी है तो वो उन्हीं वोट करेगा। हो सकता है उसमें से एक बड़ा वर्ग शिवसेना के पास चला जाए और जो बीजेपी का वोटर रहेगा वो बीजेपी के पास चला जाए। यही अजित पवार के साथ भी हो सकता है कि उसका बड़ा वोट बैंक शरद पवार के साथ भी जा सकता है। ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता पड़ेगा कि किसका कितना जमीन पर स्तर पर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवसेना को खारिज नहीं किया जा सकता। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर और कोंकण के इलाके में मजबूत स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे प्रॉपरली वहां से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो शिवसेना को एक बड़ा सीट का जीत वहां से मिल सकती है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के जो सेंटिमेंट्स है वो अभी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि वो वोट बैंक
शिवसेना के साथ, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं, लेकिन अच्छा, एक हर्षवर्धन जी, ये सब जो आपने बताया विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फैक्टर ये दिखाई देंगे हमको, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वोट जब नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, और दोनों ही चीजें हैं। एक तो जो समीर जी ने बताया वो बिल्कुल ठीक बात है कि लंबे समय से वहां एक दूसरे से सहमति रही तो एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते रहे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से, स्थानीय निकाय के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी पैन महाराष्ट्र पार्टी बनी नंबर 1। पूरे महाराष्ट्र में 2 हिस्से में हमेशा बांट के देखा जाता है, एक मुंबई पुणे के लिहाज से और एक कहें तो नागपुर अमरावती उधर के इलाके के लिहाज से देखा जाता है। विदर्भ को अलग राज्य बनाने की भी मांग होती है, राजधानी भी कुछ समय के लिए उठकर नागपुर जाती है, तो बड़ी भावना प्रबल है। यहां तक कि लंबे समय तक जिस नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय रहा, वहां भी लोकसभा और विधानसभा कांग्रेस जीतती रही, लेकिन पिछले 1 दशक में स्थिति पूरी तरह से बदली है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तो चुनाव जीतना वहां शुरू किया, सीटें उनके पास हैं। अब नितिन गडकरी जैसा सांसद है जो उस इलाके में डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं वो अकल्पनीय है। नागपुर और मुंबई में तो अभी वो काम होगा, अभी जब वो ठाणे के घोड़बंदर रोड पर वो मेट्रो वाली लाइन बनेगी तो ऊपर नीचे वही होगा कि सड़क भी, और लेकिन नागपुर में नितिन गडकरी ने करके दिखाया। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने तरह के काम शुरू किए थे, आप कोस्टल रोड की बात कर दें, आप लिंकेज की बात कर दें, आप नए सीलिंग की बात कर दें, मेट्रो के 2 अलग फेजेस की बात कर दें, और उसको जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो सबको रोक दिया, कभी आरए की वजह से, कभी कुछ और बहाना बनाकर। मुझे लगता है कि मुंबई और ठाणे ये जो एक बड़ा इलाका है, संख्या के लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी, वहां डायनेमिक्स पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और नागपुर जिसके इर्द गिर्द, जिसको हम विदर्भ की राजनीति कांग्रेस का सेंटर कहते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रभाव डाला। देखिए, मैं एक बस छोटी सी बात बोलूंगा। देखिए, इन चुनाव, जब हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव बड़े इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि उसमें पार्टियां नहीं लड़ रही होती, जो कैंडिडेट्स लड़ रहे होते हैं, सपोर्ट जरूर होता है। अगर उनके नवंबर में हुए चुनावों को देख लेंगे हम, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 700 से ज्यादा सीटें, उसके बाद जो है वो अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार का फैक्शन जो है उसको उसके बाद मिला, और तीसरा एकनाथ शिंदे की। तो उससे समझ आता है कि वहां पे किस तरह से डायनामिक्स बदल रही हैं, जो कि बीजेपी के फेवर में बड़ी जबरदस्त तरीके से जा सकती है। चलिए, एक और ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुछ अलग किस्म की राजनीति इस वक्त चल रही है। गठबंधन है भी, और गठबंधन में लाने के लिए, गठबंधन में कोई ना आ जाए इसके लिए क्या जोर आजमाइश चल रही है वो हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं, तो वहां का अपडेट भी आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।